स्टार्ट करें, स्टार्ट कर दें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ज्योग्राफी के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किसका तट लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से मिलता है? लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से मिलता है, ऐसा कौन सा तट है? ऐसा कौन सा तट है जो लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से मिलता है? क्या क्या है ऑप्शन? यमन है, ओमान है, सऊदी अरब है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बताइए। चलिए, पहले राजधानी देखते हैं। जैसे यमन, यमन की राजधानी कहाँ पे है? साना। यमन की राजधानी कहाँ? साना यमन की राजधानी हो जाएगी, ठीक है। ओमान की राजधानी मस्कट, ओमान की राजधानी मस्कट। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद। ये सबको पता होगा, ये सबको पता होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर भी आपका सऊदी अरब ही हो जाएगा। सऊदी अरब से जो है लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों मिलती है। सऊदी अरब से लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों मिलती है। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया, सी इसका आंसर हो गया। लाल सागर के पास ही, लाल सागर की बात करें तो यहीं पर आपका है, यहीं पर एक बंदरगाह है, यहीं पर एक बंदरगाह है, जेद्दा बंदरगाह। कौन सा है? जेद्दा बंदरगाह यहीं पर आपका स्थित है। कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो उसका आंसर चेंज हो गया है? कौन सा क्वेश्चन? ये की बात कर रहे हैं, वो भी बताइए, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? चलिए, लाल सागर के पास ही कौन सा है? जेद्दा बंदरगाह। कौन सा है? जेद्दा बंदरगाह यहीं पर है, ठीक है, जो काफी फेमस है। जेद्दा बंदरगाह कहाँ पे? लाल सागर के पास ही है। अच्छा, लाल सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर, अगर हम बात करें लाल सागर और कौन सी? भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर, दोनों को जोड़ता कौन है? भूमध्य सागर, दोनों को जोड़ता कौन है? तो जोड़ने वाला है स्वेज नहर। कौन है? स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर दोनों को जोड़ता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को जोड़ता है। आंसर क्या हुआ इसका? सी सही आंसर हो गया, सी। चलिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, ओजोन पट्टी, ओजोन पट्टी वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं? क्षोभ मंडल के बारे में बहुत कुछ बताए हुए हैं। जैसे क्षोभ मंडल को संवहन मंडल बोलते हैं, अधोमंडल बोलते हैं, बोलते हैं ना। उसके बाद आपका क्या, यहीं पर सारी मौसमी घटनाएं यहीं पर होती है। और क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई है। अगर हम 165 मीटर ऊपर की तरफ जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होते जाती है? कमी होते जाती है, ठीक है। समताप मंडल की बात करें तो इसमें हम आपको बताए हैं कि वायुयान उड़ाने की, वायुयान जो उड़ता है वो कहाँ पे? समताप मंडल में ही, क्योंकि आदर्श दशा वहीं पे पाई जाती है, मौसमी घटना वहां पे नहीं होती है, इसलिए वायुयान वहां पे उड़ाया जाता है। मुलाब मेघ आपका कहाँ पे? मुलाब मेघ भी समताप मंडल में ही पाया जाता है। क्लियर है? चलिए, अब ओजोन पट्टी की बात की जा रही है, तो अगर हम ओजोन पट्टी की बात करें तो ओजोन जो है, ओजोन यानी कि O3, ओजोन यानी कि O3, O3, ठीक है। ओजोन की जो परत होती है ये परावैंगनी किरणों को यहाँ पे आने से रोकती है, परावैंगनी किरणों को यहाँ पे आने से रोकती है। किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है पहले ये तो बता दीजिए, किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपको? चलिए, ओजोन पट्टी की बात करें तो ये ओजोन मतलब O3, ठीक है, ये एक गंध युक्त गैस होती है, गंध युक्त गैस होती है, नीले रंग की गैस होती है। कैसी होती है? नीली रंग की गैस होती है, नीली रंग की ये ओजोन गैस होती है। और परावैंगनी किरणों को, परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, परावैंगनी
गिरने से पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है, ये इससे काफी मात्रा में क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए काफी उत्तरदायी है। ठीक है, हानि होता है। चलिए, और कहाँ पे ओजोन पट्टी पाई जाती है? तो समताप मंडल का जो ऊपरी परत होता है वहां पे आपको ओजोन पट्टी देखने को मिलेगा। कहाँ पे? समताप मंडल के ऊपरी परत में देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या हुआ? बी सही आंसर हो गया। बाकी डिस्कशन हम आपका कर दिए हैं। ठीक है, एक ही बात को बार बार कितना लिखा है, तो मौखिक आपका हो चुका है। तो 72 का क्या हुआ? बी सही आंसर इसका हो चुका। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में कौन नाभिकीय ऊर्जा केंद्र यूपी में स्थित है? ये बताना है। कौन सा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र यूपी में स्थित है, ये आपको बताना है। बताइए कौन सा हो जाएगा? यूपी में कौन सा परमाणु रिएक्टर है, ये बताना है। चलिए देखिए, परमाणु रिएक्टर कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा है। अगर बात करें नरोड़ा की, किसकी? नरोड़ा। नरोड़ा कहाँ पे है? यूपी में। नरोड़ा कहाँ पे? यूपी में नरोड़ा मिलेगा। नरोड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक है, रावत भाटा, रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान में। रावत भाटा कहाँ पे? राजस्थान में रावत भाटा है। काकड़ापाड़ा कहाँ पे है? काकड़ापाड़ा की बात करें तो गुजरात में। काकड़ापाड़ा कहाँ पे? काकड़ापाड़ा हो जाएगा आपका गुजरात में, काकड़ापाड़ा। ठीक है, तारापुर, तारापुर कहाँ पे होगा? तारापुर आपका है महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में है। केगा कहाँ है? केगा कर्नाटक में है। केगा कहाँ? कर्नाटक में केगा है। ठीक है, कुडनकुलम तमिलनाडु में, कुडनकुलम तमिलनाडु में, और कलपक्कम भी तमिलनाडु में। ठीक है, कुडनकुलम और कलपक्कम भी तमिलनाडु में ही स्थित है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है इतना? नरोड़ा यूपी में है। रावत भाटा, रावत भाटा राजस्थान में है। ठीक है, काकड़ापाड़ा गुजरात में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। केगा कर्नाटक में है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है। कलपक्कम, कलपक्कम भी आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में हो जाएगा। कलपक्कम भी तमिलनाडु में होगा। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र यूपी में है। तो यूपी में कौन सा था? नरोड़ा। यूपी में कौन सा था? नरोड़ा जो है, नरोड़ा। नरोड़ा कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक है, नरोड़ा कहाँ पे है? यूपी। ये है आंसर आपका क्या होगा? इनमें से कोई भी नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, काकड़ापाड़ा गुजरात, केगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु। ठीक है, आंसर क्या हुआ? इनमें से कोई भी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। ऊटी क्या है? ऊटी क्या है? राजस्थान का एक प्रमुख पशु है, दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है, या नदी है? इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऊटी जो है, आप दक्षिण भारत जाइएगा। ठीक है, दक्षिण भारत का एक बहुत ही अच्छा शहर है। ठीक है, जहाँ पे आप घूम फिर सकते हैं, छुट्टी मनाने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो ऊटी जो है तमिलनाडु का एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। तमिलनाडु का, कहाँ का? तमिलनाडु का। तमिलनाडु कहाँ पड़ता है? दक्षिण भारत में पड़ता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। 74 का बी सही आंसर हो गया। ऐसे बहुत सारे जगह हैं। मैक्सिमम आपको कहाँ पे? उत्तर भारत में जो बर्फीले एरिया है वहां पर भी मिलेगा। दक्षिण भारत में भी बहुत सा शहर है, वहां भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। तो एक दो शहर का नाम लिख लेते हैं, एक दो का नाम लिख लेते हैं। जैसे दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ है? ये आपको बताना है। दार्जिलिंग कहाँ है? ये आपको बताना है। ठीक है, दार्जिलिंग कहाँ है ये आप बताइए। ठीक है, चलिए उसके बाद डलहौजी। डलहौजी शिमला, डलहौजी, शिमला, मनाली, ये सब कहाँ है? तो ये सब है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है डलहौजी। ये लॉर्ड डलहौजी के नाम पर ही रखा गया था, डलहौजी। शिमला, ठीक है, शिमला, मनाली, मनाली, ये सब कहाँ पे है? ये सब आपका हो जाएगा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश का। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। नैनीताल, नैनीताल एक मूवी है ना करिश्मा कपूर का, राजा हिंदुस्तानी, उसमें कहाँ का सीन है? नैनीताल का ही सीन है ना। तो वो खूबसूरत सा जगह नैनीताल कहाँ का है? उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का नैनीताल है।
तो 74 का आंसर क्या हुआ, बी सही आंसर हो गया, बी सही आंसर हो गया। मसूरी है, रानीखेत है, ये सब भी उत्तराखंड का ही है। रानीखेत, रानीखेत, उसमें रानीखेत का भी सीन दिखाया गया है। मसूरी है, मसूरी भी कहाँ पे है, आपका उत्तराखंड का ही हो जाएगा, उत्तराखंड का ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ बिल्कुल सही, दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। सुंदरी वनस्पति से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। सुंदरी वनस्पति कहाँ पाया जाएगा, सुंदरी नामक पौधा जहां पाया जाता है वो होता है आपका सुंदरबन। कौन सा होता है, सुंदरबन होता है। सुंदरबन की बात करें तो ये कहाँ पे है, सुंदरबन की बात करें तो ये कहाँ है, ये भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। भारत का कौन सा राज्य है, भारत का पश्चिम बंगाल है। भारत का कौन सा राज्य है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, उसके बाद किस नदी डेल्टा पे, तो गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा पर स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा पर ये स्थित है। चलिए के बाद क्या कहता है, हाँ ये एक मैंग्रोव वनस्पति भी है, या ज्वारीय वनस्पति भी बोल सकते हैं, मैंग्रोव या ज्वारीय वनस्पति भी बोल सकते हैं। चलिए यह भारत के पूर्वी डेल्टा में सबसे उत्तरी डेल्टा की वनस्पति है। बिल्कुल सही है, भारत के पूर्वी डेल्टाओं में, पश्चिम बंगाल कहाँ पड़ेगा, पूर्वी हिस्सों में ही, पूर्वी डेल्टाओं में सबसे उत्तरी डेल्टा की वनस्पति है, उसके ऊपरी हिस्से में है। बिल्कुल सही है, ये एक ज्वारीय वनस्पति है, मैंग्रोव वनस्पति है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ सख्त और टिकाऊ लकड़ी वाली वनस्पति मिलती है। बिल्कुल सही है, सख्त मजबूत और लकड़ी जो होता है टिकाऊ होता है, जो कि मुख्य तौर पे आपका रेलवे में, रेल लाइन में यूज किया जाता है, रेल लाइन में यूज किया जाता है। ये बात भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। कंचनजंगा, कंचनजंगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। कंचनजंगा कहाँ है ये बताना है। चलिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अगर हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो इसके तहत सबसे पहले 1986 में, 1986 में जो पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था वो नीलगिरी को किया गया था। किसको, नीलगिरी को किया गया था। ये नीलगिरी कहाँ है, ये नीलगिरी कहाँ है, तो दक्षिण भारत में है। कहाँ पे है, दक्षिण भारत में स्थित है, दक्षिण भारत में है। तो इसको सबसे पहला, इसको पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, पहला घोषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है आपका कचकरण। कौन सा है, सबसे बड़ा आपका कचकरण है। और सबसे छोटा कौन सा है, डिब्रू सोखावा। सबसे छोटा डिब्रू सोखावा सबसे छोटा हो जाएगा, डिब्रू डिब्रू साइखोवा, साइखोवा हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, कच्छ का रण, कच्छ का रण आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। अब कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, तो टोटल 18 हैं। कितने हैं, 18 टोटल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में है। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र टोटल 12 है। और कंचनजंगा कहाँ है, तो कंचनजंगा है सिक्किम में। कहाँ पे है, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 76 का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 77। भारत में नालाबान द्वीप कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर पुलिकट झील में, बेम्बाना झील में, कहाँ पे नालाबान द्वीप है ये बताना है। नालाबान द्वीप कहाँ है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, नदी द्वीप है माजुली। कौन सा है,
माजुली है कहाँ पे, असम में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली है। कहाँ पे है, असम में है, ठीक है। पुलिकट झील के पास कौन सा है, श्रीहरिकोटा द्वीप। पुलिकट झील के पास कौन सा है, श्रीहरिकोटा द्वीप है, ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप है। यहीं पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी आपका कहाँ पे है, यहीं पर स्थित है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक है कच्चा तीबू, जो हाल ही में काफी चर्चा में रहा था, कच्चा तीबू द्वीप। ये कहाँ है, भारत और श्रीलंका में, कच्चा तीबू द्वीप। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि काफी चर्चा में था कच्चा तीबी द्वीप, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद का रीजन भी है, ठीक है। इसी वजह से ये काफी चर्चा में था, विवादित था। कच्चा तीबू द्वीप, भारत कहता है इस पर भारत का अधिकार है और श्रीलंका का मतलब गिफ्ट के तौर पे श्रीलंका को दे दिया गया था। तो कच्चा तीबू द्वीप आपका कहाँ पे, भारत और श्रीलंका में। उसके बाद आलिया बेट और खालिया बेट, आलिया बेट द्वीप और खालिया बेट द्वीप, और खालिया बेट द्वीप, ठीक है। आलिया बेट द्वीप और खालिया बेट द्वीप, ये कहाँ है, ये गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में ये हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। कोको द्वीप कहाँ, कोको द्वीप उत्तरी अंडमान के उत्तर में है, ठीक है। कोको द्वीप आपका कहाँ पे है, उत्तरी अंडमान के उत्तर में है, यानी भारत म्यांमार के बीच में, ठीक है। भारत और म्यांमार के बीच में आपका ये हो जाएगा, भारत और म्यांमार के बीच में हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नालाबान द्वीप कहाँ है। चलिए नालाबान द्वीप कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र नदी में, पुलिकट में, बेम्बाना झील में, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है, उड़ीसा में है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे द्वीप हैं, जैसे पाला द्वीप, पाला द्वीप कहाँ है, मिजोरम में स्थित है। पाला द्वीप कहाँ है, मिजोरम में है। न्यू मूर द्वीप ये कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। तो बहुत सारा है, इसका आंसर क्या हुआ, ई सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 78, लोनार झील से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। लोनार झील के बारे में बताना है, क्या होगा सही आंसर, ठीक है। लोनार झील के बारे में बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इसके अलावा अगर झील की बात करें तो कल आपको बताए थे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बुलर झील है। आज उस चीजों को लिखेंगे नहीं, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बुलर झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि एक तटीय झील है, ठीक है। सर्वाधिक बड़ा खारे पानी का झील यानी क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा कौन सा हो जाएगा, सांभर झील राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है, जो कहाँ पे है, आपका सिक्किम में है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, चोलामू झील है, जो आपका कहाँ पे है, सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद कांवर झील अपने बेगूसराय में है। कांवर झील कहाँ है, बिहार के बेगूसराय में। गोगबिल झील कहाँ है, कटिहार में। गोगबिल झील कहाँ, कटिहार में है। तेलहर और अनुपम झील कहाँ पे है, तेलहर और अनुपम झील आपका कैमूर में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लिखाए नहीं है। तेलहर झील और अनुपम झील ये कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे है, कैमूर में है। कहाँ है, कैमूर में है। गोगबिल झील ये कहाँ है, ये कटिहार में है। गोगबिल झील कटिहार में है, ठीक है। कांवर झील जो कि एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कहलाता है। कांवर झील आपका मीठे पानी का गोखुर झील कौन सा हो जाएगा, कांवर झील हो जाएगा। कहाँ पे है, बेगूसराय में है, बेगूसराय में स्थित है, क्लियर है। उमियम झील कहाँ है, मेघालय में है। उमियम झील कहाँ है, उमियम झील कहाँ, मेघालय में स्थित है, मेघालय में, ठीक है। पेंगोंग सो झील कहाँ है, लद्दाख में। पेंगोंग सो झील कहाँ है, लद्दाख में स्थित है, ठीक है। पेंगोंग सो झील लद्दाख में है। त्योस्कर झील लद्दाख में है। त्योस्कर झील ये भी कहाँ है, ये भी आपका लद्दाख में ही
हो जाएगा, ठीक है, कहाँ पे, लद्दाख में ही हो जाएगा। बाकी लोकटक झील के बारे में काफी बार आपको बता चुके हैं, शायद कल भी बताए हैं। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है, मणिपुर में है, जिसमें कि जो कि पूर्वोत्तर भारत की एकमात्र मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क इसी में स्थित है, इसी में स्थित है। क्लियर है। चलिए, तो 78 का आंसर, 78 का आंसर देखते हैं क्या होगा। यह महाराष्ट्र में है, लोनार झील बिल्कुल सही है। क्रेटर निर्मित झील है, ठीक है, क्रेटर निर्मित झील है। छांडल झील है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, नहीं, क्रेटर निर्मित झील है, ये सही है। उत्तराखंड में नहीं, महाराष्ट्र में है। तो आंसर क्या होगा, 1 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या 1 और 4 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 78 का ए सही आंसर आपका हो गया। बाकी सारा झील आप याद रखेंगे, सारा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, सार्क का जो सचिवालय है वो कहाँ स्थित है, वाशिंगटन में, काठमांडू में, हैग में, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। सार्क का सचिवालय या सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। पहले वाशिंगटन है। वाशिंगटन किसका किसका मुख्यालय है, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, और विश्व बैंक का मुख्यालय भी कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी ही है। सबसे पहले इसी के बारे में लिखते हैं, वाशिंगटन डीसी किसका मुख्यालय है, विश्व बैंक का मुख्यालय, ठीक है। और आपका कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय भी कहाँ है, यहीं पर स्थित है, ठीक है। इस दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन। हैग की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हैग में है। कहाँ है, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय द हैग में स्थित है। और सार्क की बात करें तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू सार्क का मुख्यालय। भारत में एकमात्र जो संगठन है उसका मुख्यालय कौन सा है, एकमात्र संगठन जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है, हरियाणा के गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय स्थित है। क्लियर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, ठीक है। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, बताइए, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, ये भी बताना, बताइए ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है बताइए। आवाज नहीं जा रही है, आवाज जा रही है, आवाज जा रही है। चलिए, तो आंसर क्या हुआ, बी सही आंसर हो गया। बहुत सारा मुख्यालय भी है, जैसे आपका आसियान जकार्ता हो जाएगा, आसियान का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, जकार्ता हो जाएगा। बाकी सार्क में कितने देश हैं बताइए, सार्क में कितने देश हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर और मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, ठीक है, आत्मनिर्भर और मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। लौह और इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। पिछले दिनों एक क्वेश्चन आया था आपका, पिछले टेस्ट में ही, शायद इस सप्ताह के ही किसी टेस्ट में क्वेश्चन था कि महिलाओं की भागीदारी किस उद्योग में सबसे ज्यादा है, महिलाओं की भागीदारी मतलब किस औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। उस समय भी हम आपको बताए थे कि क्वेश्चन को ध्यान से करना है, ठीक है। चलिए, तो उसको भी एक बार लिखते हैं, महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा किसमें है, महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा किसमें है, तो वो किसमें है महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा, चाय में, किसमें, चाय उद्योग में सबसे
ज्यादा है। और आत्मनिर्भर और मूल्य श्रृंखला में पूर्ण एकमात्र उद्योग आपका कौन सा होगा? कपड़ा उद्योग हो जाएगा। कौन सा? कपड़ा उद्योग हो जाएगा। कृषि के बाद एक तो कृषि पर आधारित उद्योग है। ये कैसा उद्योग है? कृषि पर ही आधारित उद्योग है, ठीक है। और कृषि के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा आपका औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार देने वाला हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार देने वाला हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ? बी सही आंसर हो गया। बी सही आंसर हो गया। बाकी चीनी की बात करें तो चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। गन्ना का सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यूपी में होता है, ठीक है। चीनी का कटोरा कल ही कहा किसे कहते हैं? क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है। और वैश्विक स्तर पे सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? ब्राजील सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। आंसर हो गया इसका बी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 81। देश है और कृषि का जो नाम है वो दिया हुआ है, ठीक है। देश और कृषि का नाम दिया हुआ है, ये बताना है क्या हो जाएगा। कौन सा इसमें क्या कहता है? सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करने कह रहा है, बताइए कौन सा हो जाएगा। मैक्सिको रोका है, ब्राजील मिल्पा है, वियतनाम लादांग है, इंडोनेशिया रे है। बताइए क्या हो जाएगा, कौन सा होगा सही आंसर? का कोड के माध्यम से आंसर दिया होगा ना? हाँ, कोड के माध्यम से है और यहाँ पे नहीं है। चलिए ऐसे ही बताइए कौन सा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मैक्सिको मिल्पा, मैक्सिको मिल्पा, मध्य एशिया में मिल्पा कहते हैं, ठीक है। ब्राजील रोक्का, ब्राजील रोक्का, वियतनाम रे, वियतनाम रे, इंडोनेशिया लादांग, इंडोनेशिया लादांग हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिको या मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। तो क्या हुआ? ए का हो गया, ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 3। 2 1 4 3 इसका सही आंसर हो गया 2 1 4 3। इसमें कूट वाला पोर्शन गायब है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लिए। आप लोग के क्वेश्चन में होगा तो वहां से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा भी बहुत सारा है, इसके अलावा भी बहुत सारा है, तो एक दो नोट कर लेंगे। जैसे म्यांमार में तुगिया बोलते हैं, म्यांमार में तुगिया बोलते हैं। म्यांमार, म्यांमार में स्थानांतरित किसी को किस नाम से जाना जाता है? तुगिया, ठीक है। थाईलैंड, थाईलैंड में क्या? तमड़ाई, थाईलैंड में क्या? तमड़ाई, थाईलैंड में कहा जाता है। रोक्का ब्राजील में लिखा हुआ है, वियतनाम का रे लिखा हुआ है, और इंडोनेशिया का लादांग लिखा हुआ है, ठीक है। और वेनेजुएला का कोनो, वेनेजुएला का कोनो नहीं लिखा हुआ है, वेनेजुएला कोनो, ठीक है। वेनेजुएला कौन सा हो जाएगा? कोनुग हो जाएगा। कोनुगा या कोनुग कह सकते हैं, कोनुगा या कोनुग कह सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 82। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, अंटार्कटिका में, हिमालय? बहुत ही सावधानी से उत्तर दीजिएगा। कहाँ है दक्षिण गंगोत्री? ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ गंगोत्री रहता तो क्या होता? उत्तराखंड में। किस चीज में दिक्कत है? किस चीज में दिक्कत है? अगर गंगोत्री रहता तो कहाँ होता? उत्तराखंड हो जाता उसका उद्गम स्रोत, ठीक है। लेकिन दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री कहाँ है ये बताना है। तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? दक्षिण गंगोत्री मैत्री और भारती, ये 3 शोध संस्था है। ये क्या है? शोध संस्था है। दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है और भारती है। ये तीनों क्या है? ये तीनों शोध संस्था है जो अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में है, ठीक है। अंटार्कटिका में स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका की बात करें तो इसे जो है चलायमान, चलायमान महाद्वीप भी कहा जाता है, चलायमान महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि ये मौसम के अनुसार अपनी आकृति को चेंज करते रहता है। 90% हिस्सा इसका बर्फ से ढका हुआ है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। ये पूरी तरह से किसको समर्पित है? विज्ञान को समर्पित है, पूरी तरह से विज्ञान को समर्पित है, ठीक है। पूरी तरह से विज्ञान को समर्पित है। क्लियर है? आंसर क्या हुआ? बी सही आंसर हो गया, बी। चलिए
पहला शोध केंद्र कौन था? दक्षिण गंगोत्री ही पहला शोध केंद्र था। दक्षिण गंगोत्री पहला शोध केंद्र था, पहला। ठीक, दूसरा मैत्री और तीसरा कौन सा है? भारती है, जो भारत का है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ग्रेट विक्टोरिया, गिम्पसन, सिम्पसन, ये सब कहाँ पे है बताइए। चलिए भारत की बात करें, भारत और पाक की सीमा पर, भारत और पाक की सीमा पर कौन सा? थार मरुस्थल है। कौन सा है? थार मरुस्थल है। टकला मकान कहाँ है? टकला मकान कहाँ है? तो टकला मकान जो है ये चीन में है। कहाँ? चीन में है। गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया। ठीक है, चलिए उसके बाद रब उल खाली, रब उल खाली मरुस्थल, रब उल खाली मरुस्थल कहाँ है? सऊदी अरब में। कहाँ पे? सऊदी अरब में स्थित है। डेथ वैली मरुस्थल कहाँ है? कैलिफोर्निया में। डेथ वैली, डेथ वैली मरुस्थल कहाँ है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में डेथ वैली मरुस्थल स्थित है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका बताइए, ग्रेट विक्टोरिया, गिम्पसन, गिम्पसन, गिम्पसन और सिम्पसन और सिम्पसन, ये सब कहाँ पे है? ये सब आपका कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। तो आंसर क्या हुआ? 83 का ए सही आंसर हो गया। ए सही आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बेसिन जो है ये आपका अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन कहाँ है? अमेरिका में है। चूहा हुआ मैक्सिको और आपका कौन सा हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। लिख लीजिए, ग्रेट बेसिन आपका अमेरिका। ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन की बात करें कहाँ पे है? अमेरिका में है। अमेरिका में है। ठीक है, चिहुआ हुआ ये कहाँ है? अमेरिका और मैक्सिको। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 84। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना? कौन सा कथन सत्य है? तो कथन दिया हुआ है, ग्रह और उपग्रह से संबंधित है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर? चलिए देखते हैं। उपग्रह, उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। बिल्कुल सही बात है। उपग्रह जो है वो ग्रह की भी परिक्रमा करते हैं और कुछ है सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं साथ ही साथ। ठीक है, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। बिल्कुल नहीं, ये आपका क्या हुआ? गलत हो गया। तो पहला कथन क्या है? सही है। पहला कथन क्या है? बिल्कुल। ठीक है, अच्छा उपग्रह की बात करें तो किस दो ग्रह के पास उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद किसके पास सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक आपका शनि हो जाएगा। किसके पास है? शनि के पास है। और उसके बाद कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका पृथ्वी के पास कितना उपग्रह है? एक उपग्रह है पृथ्वी के पास। कितना? एक उपग्रह है। और फोबोस और डिमोस किसका है? मंगल का। किसका है? मंगल का उपग्रह दो है। एक आपका फोबोस है, फोबोस है, ये क्वेश्चन पूछता है फोबोस उपग्रह किसका है, डिमोस उपग्रह किसका है। तो फोमोस और डिमोस की बात करें तो ये किसका उपग्रह है? मंगल का उपग्रह है। मंगल का उपग्रह है। ठीक है, क्लियर है? आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। चलिए आंसर क्या हो गया आपका? ए सही आंसर इसका हो गया ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? अश्व अक्षांश, प्रमुख यामोत्तर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं।
एक बार आवाज देख लीजिए। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? जो कहां कहां से गुजरती है, कहां कहां से गुजरती है? आर्कटिक सागर, बेरिंग सागर, बेरिंग सागर, टुकी सागर और प्रशांत महासागर से गुजरती है, प्रशांत महासागर से गुजरती है। ठीक है, लेकिन मानक समय रेखा निर्धारित करने का आधार क्या है? तो आधार है प्रमुख यामोत्तर रेखा। क्या है? प्रमुख यामोत्तर रेखा आधार निर्धारित करने का, ये मानक समय रेखा निर्धारित करने का आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, मानक समय की बात करें तो भारत का मानक समय रेखा क्या होगा? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय रेखा हो जाएगा, जो कि ग्रीनविच समय रेखा से, ग्रीनविच समय रेखा से कितना आगे है? 5.5 घंटा, 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो आंसर क्या हुआ? बी सही आंसर हो गया। और ये ग्रीनविच की बात करें तो ये कहाँ है? ये कहाँ है? लंदन के यूके में है ना, यूनाइटेड किंगडम में है, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, यूनाइटेड किंगडम में स्थित। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका, अच्छा ये लिया कितने के गुणक में जाता है? मानक समय रेखा जो है ये आपका कितने के गुणक में लिया जाता है? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने के गुणक में लिया जाता है? मानक समय रेखा की बात करें कितने के गुणक में लिया जाता है? बताइए कितने के गुणक में लेते हैं? बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाते हैं? इसी तरह एक होता है आपका पोषण सप्ताह। कौन सा होता है? पोषण सप्ताह होता है। पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर मनाते हैं। जल सप्ताह 20 से 24 अगस्त मनाते हैं, 20 से 24 अगस्त। विश्व जल सप्ताह की बात करें, विश्व जल सप्ताह की बात करें, विश्व जल सप्ताह ये कब से कब तक होता है? विश्व जल सप्ताह तो 20 से 24 अगस्त तक, 20 से 24 अगस्त से जल सप्ताह होता है। पोषण सप्ताह की बात करें, पोषण सप्ताह की बात करें तो ये कब से कब होता है? ये सितंबर में 1 से 7 सितंबर तक विश्व पोषण सप्ताह होता है। और वन्य जीव सप्ताह कब हो जाएगा? वन्य जीव सप्ताह कब हो जाएगा? हाँ, अक्टूबर के पहले सप्ताह में, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही आंसर हो जाएगा, ए। अक्टूबर के पहले सप्ताह में आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया, ए सही आंसर हो गया। नवंबर में भी एक होता है आपका कौन सा सप्ताह? 19 से 25 नवंबर तक विरासत सप्ताह होता है। 19 से 25 नवंबर तक कौन सा सप्ताह होता है? विरासत सप्ताह होता है, विरासत सप्ताह होता है, विरासत सप्ताह 19 से 25 नवंबर। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सिंह कौन कौन देश शामिल है? कल भी बताया ना, हॉर्न और अफ्रीका में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सा देश शामिल है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें, हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये अफ्रीका का पूर्वी भाग है, अफ्रीका का पूर्वी भाग, अफ्रीका का पूर्वी भाग हो जाएगा, अफ्रीका का पूर्वी भाग
हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो जाएगा। इसमें सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती और इथोपिया चारों शामिल है, चारों शामिल है। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इसे अफ्रीका का सिंह भी कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 88। कौन सी अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य वनस्पति है? अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य वनस्पति कौन सी है? लाइकेन है, मार्श है, ओक है, पाइन है, कौन सी है? कौन सी वनस्पति हो जाएगी? अंटार्कटिका के बारे में ही बताए हैं, अंटार्कटिका के बारे में ही बताए हैं। चलिए, बेल्ड घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। दो कथन है, कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है, कौन सा कथन सत्य है ये बताना। बेल्ड इसके पश्चिम के कालाहारी मरुस्थल स्थित है, इसमें इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पे कालाहारी मरुस्थल स्थित है, ऐसा कहा गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा है जायरे एवं इसकी सहायक नदी इस प्रदेश को सिंचित करती है, ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। उद्योग, कृषि है और क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र में कौन सा उद्योग है ये आपको बताना है। अब आवाज बिल्कुल ठीक है। चलिए, रेशम वस्त्र उद्योग राइन रोन घाटी, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग बॉसजेस, बिल्कुल ठीक है। गेहूं उत्पादन पेरिस बेसिन के उत्तरी मैदान में, और अंगूर की खेती दक्षिण फ्रांस में, बिल्कुल सही है। और अंगूर की खेती कहाँ होती है सबसे ज्यादा? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भी होती है, जहां से वाइन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। वाइन उत्पादन के लिए ही ये खेती की जाती है, वाइन उत्पादन के लिए ही खेती की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? चारों का चारों सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। एशिया महाद्वीप की प्रमुख फसल है और जलवायु क्षेत्र है, बताइए कौन सा हो जाएगा? कूट के माध्यम से सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92। चलिए, चावल उष्ण और आर्द्र जलवायु, गेहूं उपोष्ण और शीतोष्ण, कपास अर्ध शुष्क, नहीं कपास शुष्क जलवायु, कपास कौन सा? कपास आपका हो जाएगा शुष्क जलवायु, और ज्वार अर्ध शुष्क। यानी ए का हो गया 2, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। 2 1 3 4 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, यानी बी सही आंसर इसका हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। कश्मीर हिमालय के झील के संबंध में कौन सा युग्म सम्मिलित है ये बताना है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलिए, अब आवाज बिल्कुल सही है, बताइए क्या हो जाएगा। देखते हैं, डल झील मीठे पानी की झील है, बिल्कुल सही है। बुलर झील भी मीठे पानी की झील है, यहाँ पे आपका गलत दिया हुआ है खारे पानी की झील। पेंगोंग सो झील खारे पानी की झील है, बिल्कुल सही है। सोमरेरू झील मीठे पानी की नहीं खारे पानी की झील है, ये भी गलत है। 1 और 3 आपका सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। डल झील और बुलर झील की बात करें तो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। पेंगोंग सो और सोमरेरू झील की बात करें तो कहाँ पे है? लद्दाख में ये झील स्थित है, लद्दाख में ये झील स्थित है। बाकी झील के बारे में सब कुछ बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका आंसर क्या हुआ? ए सही आंसर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। सिंधु नदी तंत्र में शामिल उत्तर से दक्षिण का क्रम कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र में शामिल उत्तर से दक्षिण का क्रम कौन सा है ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बताइए। सिंधु की 5 मुख्य सहायक नदी है, वैसे तो बहुत सहायक नदी है, ठीक है। बहुत सहायक नदी है, लेकिन
5 मुख्य सहायक नदी है, कौन कौन है? सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। ठीक है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण की तरफ सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सबसे पहले सिंधु है, फिर झेलम है, ठीक है, उसके बाद चिनाब है, उसके बाद रावी है, फिर आपका ब्यास है और फिर आपका कौन सा है? सतलज है, फिर आपका कौन सा है? सतलज है। ठीक है, इस तरह से है। ये कौन सी? ये सिंधु नदी है, उसके नीचे में झेलम है, उसके नीचे चिनाब है, ठीक है, फिर रावी है, फिर ब्यास है और फिर सतलज हो जाएगी। ठीक है, रावी ब्यास, ये आपकी सतलज, ठीक है, यहाँ पे चिनाब, यहाँ पे झेलम और ये कौन सी है? ये सिंधु नदी है। इस तरह से ये 5 नदियां जो है इसकी सहायक नदी है और उत्तर से दक्षिण का क्रम यही है। ठीक है, और इसके बीच का जो ये वाला एरिया है ये कहलाता है दोआब। क्या कहलाता है? ये वाला एरिया कहलाता है दोआब एरिया कहलाता है। ठीक है, चलिए, ये दोआब बिस्ता दोआब, इस दोआब को बिस्ता दोआब के नाम से जानते हैं, इसको बारी दोआब के नाम से जानते हैं, इसको रचना दोआब कहते हैं, इसको चाच दोआब कहते हैं और इसको सिंधु सागर दोआब कहते हैं। ये सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब हो जाएगा, सिंधु सागर दोआब हो जाएगा। ठीक है, और बीच में कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पे चाज दोआब हो जाएगा, यहाँ पे रचना दोआब हो जाएगा। दोआब मतलब होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, यहाँ पे बारी दोआब हो जाएगा और यहाँ पे बिस्ता दोआब हो जाएगा, बिस्ता। तो आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, उसके बाद का लेंगे। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया, सी सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 95, भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ, यानी भारत में सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी जो है वो फैला हुआ है सर्वाधिक भूभाग पर? 43% पे जलोढ़ है और सर्वाधिक उपजाऊ मृदा भी जलोढ़ मृदा ही है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मृदा इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी बात करें काली मृदा की, तो काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है, बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है। काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के वजह से होता है। ठीक है, इसे काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। कपास की खेती काफी होती है, कपास की खेती इसमें काफी होती है। जो आपका गुजरात महाराष्ट्र वाला एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो निक्षालन की प्रक्रिया सबसे ज्यादा इसमें होती है। ठीक है, इसमें काजू, इलायची, नारियल वगैरह की खेती सबसे ज्यादा होती है, दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से पाई जाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसका आंसर हो गया बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, भूमिगत गुफा का निर्माण किस प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? किस प्रकार की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय या जैविक अपक्षय, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। तो हो जाएगा रासायनिक अपक्षय। कौन सा? रासायनिक अपक्षय इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 96 का ए सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, चलिए, बिहार के क्या कहता है क्वेश्चन? बिहार के मैदानी भाग में किस नदी पर जलाशय बनाकर सिंचाई सुविधा का विकास किया गया है? किस नदी पर जलाशय बनाकर सिंचाई सुविधा का विकास किया गया है? बिहार में बहुत सारी सिंचाई परियोजना है ना। कोसी नहर परियोजना भी है, त्रिवेणी नहर परियोजना है, गंडक नहर परियोजना है, चंदन है, क्यूल है, बड़वा है, ये सब है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, एक से अधिक सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, और पश्चिमी कोसी पर जो बजट पेश हुआ है, बजट में यह भी कहा गया है कि बिहार में जो पश्चिमी कोसी नहर है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहां मिलती है ये बताना है। गंगा में कहां पर घाघरा नदी मिलती है ये बताना है। तो घाघरा बिहार में छपरा के पास मिलती है। कहां पे? छपरा के पास मिलती है। तो आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा, छपरा के पास मिलती है घाघरा, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है, गंगा की एक सहायक नदी है। ठीक है, चलिए उसके बाद कोसी कहां मिलती है? कोसी कुर्सेला के पास मिलती है। कोसी की बात करें, कोसी कहां मिलेगी?
कुर्सेला, कुर्सेला के पास कोशी मिलती है, ठीक है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी कौन सी है? कोसी सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। महानंदा जो है कटिहार के पास मिलती है। महानंदा नदी कहाँ पे? कटिहार के पास मिलती है। कर्मनासा चौसा के पास मिलती है। महानंदा, महानंदा नदी कहाँ पे? कटिहार के पास मिलेगी, ठीक है। कर्मनासा नदी, कर्मनाशा नदी जो है ये कहाँ पे? चौसा के पास कर्मनासा नदी मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद जो सोन नदी है, सोन नदी ये कहाँ पे? सोन नदी पटना के पास सोन नदी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद गंडक नदी है, गंडक नदी हाजीपुर के पास, और एक बूढ़ी गंडक है मुंगेर के पास, ठीक है। बूढ़ी गंडक कहाँ पे? मुंगेर के पास गंगा से मिलेगी। और गंडक नदी जो है ये हाजीपुर, गंडक नदी कहाँ पे? हाजीपुर के पास, पटना हाजीपुर के पास गंगा में मिल जाएगी, ठीक है। हाजीपुर के पास गंगा में मिल जाएगी। क्लियर है? और कोई छूटा? कोसी, महानंदा, कर्मनासा, सोन, बूढ़ी गंडक, गंडक हो गया। और एक पुनपुन है, पुनपुन कहाँ पे? फतुआ के पास। पुनपुन कहाँ पे? पुनपुन आपकी फतुआ के पास मिलेगी। पुनपुन नदी कहाँ पे? फतुआ के पास गंगा में मिलती है, फतुआ के पास गंगा में मिलती है। ये सभी गंगा की सहायक नदी है, जिसमें सोन जो है वो दक्षिण की तरफ से गंगा में मिलती है। सोन, अजय, क्यूल ये सब दक्षिण की तरफ से गंगा में मिलती है। चलिए, तो आंसर क्या हुआ? बी सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 99, बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे? बलथर मिट्टी कहाँ पाई जाती है ये बताना है। सबसे पहले हम दक्षिण बिहार की मिट्टी की बात कर लेते हैं। मुख्यतः 3 मिट्टी दक्षिण बिहार में आपकी हो जाएगी, 3 मिट्टी दक्षिण बिहार में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक ताल मिट्टी जिसके बारे में हम आपको बताए थे, अगर आप दक्षिण बिहार के 8 से 10 किलोमीटर दक्षिण बिहार में गंगा नदी के 8 से 10 किलोमीटर तक जाइएगा तो आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी? ताल मिट्टी मिलेगी। दूसरी है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसको कि करेल कवाल मिट्टी भी बोलते हैं। ये रोहतास, भागलपुर, गया, मुंगेर, पटना होते हुए आपको ये मिल जाएगा। और तीसरा है बलथर मिट्टी, जो छोटा नागपुर का पठारी हिस्सा हम आपको बताए थे, और ये कहाँ पे होगा? कैमूर के क्षेत्र में। कहाँ पर? कैमूर के क्षेत्र में, या छोटा नागपुर का पठारी हिस्सा, छोटा नागपुर का पठारी हिस्से वाले एरिया में हो जाएगा, ठीक है। या तो आपको ये मिलेगा या तो ये मिलेगा। ताल मिट्टी 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में होगी। करेल कवाल मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। करेल कवाल मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये रोहतास, गया, भागलपुर होते हुए आपको दिखाई देगा, ठीक है। रोहतास, गया, भागलपुर, मुंगेर होते हुए दिखाई देगा। ये सब दक्षिण बिहार की मिट्टी है। बाल सुंदरी मिट्टी उत्तर बिहार की मिट्टी है, ठीक है। बाल सुंदरी कहाँ की? उत्तर बिहार की मिट्टी है, जो सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में दिखाई देगा। कोसी क्षेत्र में आपको खादर मिट्टी यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी कोसी क्षेत्र में दिखाई देगा। कोसी क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी कि खादर मिट्टी आपको दिखाई देगा, खादर मिट्टी दिखाई देगा। क्लियर है? आंसर क्या हुआ? सी सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 100, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है बताइए? चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, चाय और जौ, मूंगफली, कॉफी, गेहूं, कौन सा हो जाएगा? तो मुख्य खाद्यान्न फसलें जो है वो आपका क्या है? चावल है, गेहूं है और मक्का है। ना सिर्फ बिहार, भारत की भी मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या है? चावल ही है। दूसरे नंबर पे गेहूं आता है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है। और प्रति हेक्टेयर की बात करें तो प्रति हेक्टेयर पंजाब में होता है। चावल का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? ये अलग क्वेश्चन है, ये आपको बताना है किस राज्य को कहते हैं। और चावल का कटोरा किस नदी डेल्टा को कहते हैं? तो गोदावरी कृष्णा नदी डेल्टा को कहा जाता है। किसको? गोदावरी कृष्णा नदी डेल्टा, ठीक है, इसे चावल का कटोरा कहा जाता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में होता है, मक्का का कर्नाटक में होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101, राघोपुर आर्द्रभूमि क्षेत्र किस जिले में स्थित है ये बताना है। राघोपुर आर्द्रभूमि क्षेत्र किस जिले में स्थित है? भारत में टोटल रामसर साइट में कितने शामिल हैं ये भी बताना है, ठीक है। आर्द्रभूमि का संबंध किससे है? रामसर साइट से है। आर्द्रभूमि संरक्षण डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, ठीक है। और इसके लिए कन्वेंशन कहाँ पे हुआ था आपका? तो ये जो आयोजन है ये
रामसर में हुआ था, जो कि ईरान का एक स्थान है, ठीक है। 2 फरवरी को हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे यानी कि आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। बिहार में सबसे पहला आर्द्र भूमि क्षेत्र किसे घोषित किया गया था? तो कांवर झील को किया गया था। किसे? कांवर झील को किया गया था। उसके बाद दूसरा नागा को, तीसरा नकटी को। नागा नकटी जो है वो जमुई में है, कांवर झील बेगूसराय में है। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है। और नागा नकटी, ठीक है, नागा नकटी ये कहां पे है? जमुई में है। कहां पे? जमुई में स्थित है। और राघोपुर कहां पे है? राघोपुर आपका वैशाली में। कहां है? वैशाली में है। तो आंसर क्या होगा? 101 का सी सही आंसर हो जाएगा। वैशाली सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 101 वही है, तो आंसर क्या? वैशाली। वही रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 102, बिहार राज्य में एस्बेस्टस की खान कहां है, कहां मिलेगा, ये बताना है। एस्बेस्टस की खान कहां मिलेगा। इसके अलावा पायराइट्स सबसे ज्यादा कहां पे? बिहार के रोहतास में है, ठीक है। बॉक्साइट जमुई में है। बॉक्साइट कहां पे है? जमुई में बॉक्साइट है, ठीक है। और गया नवादा में अभ्रक हो जाएगा। गया और नवादा में क्या हो जाएगा? अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन गया और नवादा दोनों जगह मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्वार्टरजाइट कहां पे? तो लखीसराय में। और क्वार्टज ये भागलपुर में, ठीक है। क्वार्टज ये कहां पे? तो ये भागलपुर में हो जाएगा। और क्वार्टरजाइट दोनों अलग है। क्वार्टरजाइट ये कहां पे? लखीसराय में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके साथ पैराइट्स बताए कहां पे? रोहतास में, ठीक है। चूना पत्थर मुंगेर में भी, रोहतास में भी, ये सब एरिया चूना पत्थर के लिए काफी फेमस है, ठीक है। चूना पत्थर के लिए काफी फेमस है। क्लियर है? हाँ, डेली चलता है। शनिवार रविवार को कॉमन पेपर और मंडे टू फ्राइडे आपका ज्योग्राफी का 40 क्वेश्चन का स्पेशल। चलिए, आंसर क्या हुआ? एस्बेस्टस की खान कहां पे है? तो ये आपका हो जाएगा कहां पे? मुंगेर। कहां? मुंगेर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 103, 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार के उस जिले का नाम बताएं जहां सर्वाधिक 10 के जनसंख्या की वृद्धि हुई है। पूर्णिया, मधेपुरा, नवादा, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। कहां पे सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? जनसंख्या 10 के पूछ रहा है, कहां पर वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है कहां पर हुई है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? अपने बिहार का ही है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व बिहार का ही 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। कितना? दिल्ली 11,036 है। और सबसे कम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। और सर्वाधिक 10 के जनसंख्या की वृद्धि कहाँ हुई है? मधेपुरा में हुई है। कहाँ पे? मधेपुरा में हुई है। आंसर क्या हुआ? बी सही आंसर इसका हो गया। बी सही आंसर हो गया। चलिए, आगे क्वेश्चन नंबर 104, जनसंख्या घनत्व, अगला क्वेश्चन वही आ गया कि आधार पर राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, तो पहला स्थान हो जाएगा। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का 17, अभी तुरंत हम बताए हैं 17 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां है? केरल में है। और सबसे कम कहां है? हरियाणा में। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगा अनुपात जो है सबसे ज्यादा कहां पे है? केरल में है, 1084 है, ठीक है। कितना है? 1084 है। और सबसे कम कहां पे है? हरियाणा में है, 879। कितना है? 879 है। साक्षरता की भी बात करें तो साक्षरता सबसे ज्यादा कहां है? केरल में ही है। और सबसे कम की बात करें तो अपना बिहार नीचे से टॉप पे है, यानी अपने बिहार में सबसे कम साक्षरता है। सबसे कम साक्षरता हो जाएगा, ठीक है। शिशु लिंगानुपात में अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात हो जाएगा। और सबसे कम हरियाणा ही होगा। शिशु लिंगानुपात में भी सबसे कम हरियाणा ही है, जबकि राज्य चेंज हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अच्छा, भारत में दूसरा स्थान किसका है जनसंख्या घनत्व के आधार पर बात करें तो पश्चिम बंगाल का है। किसका है? पश्चिम बंगाल का दूसरा स्थान है। इसको भी लिख लीजिए, कभी कभी दूसरा और तीसरा भी पूछ देता है, ठीक है। दूसरा पश्चिम बंगाल का यानी वेस्ट बंगाल का है, और तीसरा
तीसरा केरल का है, तीसरा जनसंख्या घनत्व में केरल का स्थान है, केरल का स्थान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष पर झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन का मान और झुकाव के समतुल्य है, यह कथन किसका है। तो ये सॉरी किसका नहीं है, मतलब ये कथन किसके लिए है, तो ये हो जाएगा मंगल के लिए है। किसके लिए है, मंगल ग्रह के लिए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ऋतु परिवर्तन होता है वो भी पृथ्वी के समान ही होता है। ऋतु परिवर्तन जो होता है पृथ्वी के समान ही होता है। क्यों, क्योंकि ये कक्षा तल, इसका जो कक्षा तली है ये 25 डिग्री कोण के साथ झुका हुआ है, 25 डिग्री कोण के साथ क्या है, झुका हुआ है, जिसकी वजह से ऋतु परिवर्तन भी पृथ्वी के समान ही होता है, पृथ्वी के जैसा ही होता है, पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है, बृहत वृत्त का निर्माण करता है। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। प्रधान यामोत्तर कहते किसको है, तो प्रधान यामोत्तर कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है, जो कि पहले बताया आपको कहां से गुजरती है। चलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, और ये किसके साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करती है, तो 180 डिग्री के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करती है, बृहत वृत्त का निर्माण करती है। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी सही आंसर हो जाएगा, इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटे में घूमती कितना है, 15। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 107, यू आकार की घाटी कहां पाई जाती है, यू आकार की घाटी कहां पाई जाती है ये बताना है। यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में, परिपक्व नदी में, चूना पत्थर के क्षेत्र में, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। यू आकार की घाटी पूछा गया है, यू आकार की घाटी, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए ये यू आकार की घाटी कहाँ है बताइए। बाकी हिमानी क्षेत्र की बात करें तो हिमानी क्षेत्र में आपका एक मोरेन आकृति भी होता है, मोरेन आकृति होता है, लटकती घाटी, लटकती घाटी और मोरेन। ठीक है, लटकती लटकती घाटी, लटकती घाटी और क्या बनता है, मोरेन भी बनता है, यू आकार की घाटी भी बनता है। ये सब कहाँ पर, हिमानी क्षेत्र में बनता है। तो भी यू आकार की घाटी भी हिमानी क्षेत्र में ही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ए सही आंसर इसका हो जाएगा। बाकी नदी के द्वारा क्या क्या बनता है, तो नदी के द्वारा आई आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, ठीक है, आई आकार की घाटी, गॉर्ज, ठीक है, कैनियन, आई आकार की घाटी को ही क्या कहा जाता है, कैनियन कहा जाता है, गॉर्ज हो गया। बाकी उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, जलप्रपात हो जाएगा, अलग अलग अवस्था में अलग अलग निर्माण होता है। छिपड़िका हो जाएगा, छिपड़िका हो जाएगा, ठीक है, मैदान हो जाएगा, संप्राय मैदान हो जाएगा, गोखुर झील हो जाएगा। ये सब नदी के द्वारा ही बनता है, नदी के द्वारा ही ये सब बनता है। चूना पत्थर के द्वारा सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है काष्ठ प्रदेश। चूना पत्थर किसका निर्माण करती है, काष्ठ प्रदेश का निर्माण करती है। चूना पत्थर काष्ठ मैदान या काष्ठ प्रदेश कह सकते हैं, काष्ठ प्रदेश का निर्माण चूने पत्थर के द्वारा करवाया जाता है। तो आंसर इसका क्या हुआ, 107 का ए सही आंसर हो गया ए। आगे क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता किसका अधिकतम होता है। रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, किसका बताइए, किसका होता है, किसका सर्वाधिक योगदान होता है। कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। रिपीटेड क्वेश्चन है, बताने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक हो जाएगा, NaCl। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, सूर्य का प्रभामंडल
ठीक है, जिसको हेलो कहते हैं, कि प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। कभी कभी आप देखते होंगे सूर्य के चारों ओर, ठीक है, जब दिन में देखते होंगे, दिन में दिखाई देता है क्योंकि दिन में ही सूर्य निकलता है, तो सूर्य के चारों ओर आपको एक गोल वृत्त के जैसा रंगीन दिखाई देता है। ठीक है, रंगीन दिखाई देता है इस टाइप से। ये यहाँ पर जो ये है, यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे सूर्य है और इसके चारों ओर आपको एक रंगीन सा ये वाला दिख रहा है घेरा, ये वाला, तो यही है सूर्य का प्रभा मंडल। यही क्या है? सूर्य का प्रभा मंडल इसको कहते हैं। ये कभी कभी दिखाई देता है, ठीक है, और इसके बाद संभावनाएं होती है प्रभा मंडल के दिखने के खत्म होने के कुछ देर बाद संभावनाएं होती है कि इंद्रधनुष भी दिखाई देगा। ये मैक्सिमम आपको श्वेत रंग का एक पट्टी ही दिखेगा, मतलब उजला दिखेगा मैक्सिमम, लेकिन कभी कभी ये आपको सातों रंग का पट्टी दिखाई देगा, मतलब इंद्रधनुष के समान, जैसे 7 रंग का पट्टी होता है ना इंद्रधनुष में, उसी तरह से ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ उजला दिखाई देगा। अच्छा, इसका निर्माण होता कैसे है? तो जो सूर्य की रोशनी है पृथ्वी के वायुमंडल में जो आपका नमी होता है, ठीक है, छोटे छोटे बर्फ के रूप में, क्रिस्टल के रूप में गुजरता है, वो वहां से परावर्तित होकर उसके चारों ओर जम जाती है। ठीक है, जम जाती है और एक सुंदर से पैटर्न का निर्माण करती है और अलग अलग रंग में ये दिखाई देता है, गोल रूप में। ठीक है, गोल रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ पे वही उसी तरह से परावर्तित होकर इसका निर्माण होता है। ठीक है, बर्फ के क्रिस्टली के छोटे छोटे टुकड़े इसमें जमा होकर गोल सा घेरा बनाते हैं, बीच में सूर्य होता है। बहुत सुंदर सा नजारा ये दिखता है और कभी कभी दिखता है, हमेशा इंद्रधनुष की तरह नहीं दिखता है कि बारिश हुआ उसके बाद अगर सूर्य निकला है तो इंद्रधनुष जैसे दिख जाता है, वैसा नहीं होता है, कभी कभी ये नजारा दिखता है। ठीक है, चलिए, तो यही कहलाता है क्या? सूर्य का प्रभा मंडल कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर क्या हो जाएगा? स्तरीय मेघ के जलवाष्प में, पक्षाभ कपासी मेघ के हिमस्फोटक में, पक्षाभ मेघ के हिमस्फोटक में, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। तो पक्षाभ मेघ के हिमस्फोटक में हो जाएगा। पक्षाभ मेघ इसका रीजन है, ठीक है, प्रभा मंडल का रीजन पक्षाभ मेघ है। बाकी हिमस्फोटक यानी छोटे छोटे बर्फ के जो टुकड़े हैं वो परावर्तित होकर वहां पे जमा होकर बनाते हैं। ठीक है, तो पक्षाभ मेघ के हिमस्फोटक में 109 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 110, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादन रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्योंकि बादल क्या होता है बताइए? साफ मेघ रहित यानी जिस रात में मेघ नहीं होता है उसकी तुलना में जिस रात मेघ होती है यानी जिस रात बादलें होती है, बादल वाली रात अपेक्षाकृत गर्म होता है, क्यों बताइए? लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका रीजन यही है कि पृथ्वी से जो उष्मा छोड़ी जाती है वो परावर्तित किया जाता है। ठीक है, परावर्तित होता है, बस रीजन यही है आपका। तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी से छोड़ी गई उष्मा को परावर्तित करते हैं। पृथ्वी से छोड़ी गई उष्मा जो है, ऊर्जा, उसको परावर्तित करते हैं। यही रीजन है कि ये अपेक्षाकृत गर्म होती है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो गया बी। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था आपका, है ना, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ही ज्योग्राफी का डिस्कशन आपका यहीं पे समाप्त होता है।